बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और दुआ करता हूँ कि आपका आज का दिन कामयाबियों और ख़ुशियों से भरा हुआ दिन साबित हो। आज हमने अपने प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतख़ाब किया है उस मौजू का ताल्लुक़ हालात हाज़रा से है। अगर आपने पिछले 24 घंटे में कोई अगर न्यूज़ चैनल पे आपने ख़बरें वग़ैरह देखी हैं या अखबार आपने खोला है तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मुल्क में क्या चल रहा है। और अगर नहीं खोला अखबार, अगर आपने कोई ऐसा कोई चैनल कोई ख़बरें नहीं देखी हैं तो हमारे प्रोग्राम में आपको इस हवाले से सारी तफ़सीलात आज मिल जाएंगी। कल हाल ही में अपोजिशन की जानिब से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, जिसमें उन्होंने जो वफाकी बजट है उसको मुस्तरद कर दिया और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज करने का फ़ैसला किया गया है। अभी पहले मरहले में अवामी राबते की मुहिम चलाई जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जितने भी सारे मुश्तरका वो जलसे किए जाएंगे और तहकीकात के लिए जो एहतसाब कमीशन बनाया गया उसको मुस्तरद कर दिया गया। ये अपोजिशन की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में, ये उसके कुछ चीदा बातें और असल मकसद जो है वो ये है कि किसी तरह एहतसाब ना हो सके या उसके ऊपर जो एतमाद जो है वो ज़ाहिर नहीं किया है इन्होंने। और नंबर 2, हुकूमत से मतलब खुश नहीं है ये सारे लोग और चाहते हैं कि हुकूमत को फ़ौरन गिरा दिया जाए। ये इनका एक फ़ैसला है, फ़िलहाल ख्वाहिश भी है इनकी। देखते हैं कि किस हद तक अपने फ़ैसले पे पूरे उतरते हैं। क्या एहतसाब कमीशन जो है वो एहतसाब करने में कामयाब होती है या ये हटाने में उन्हें कामयाब होते हैं। खैर जनाब, इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप दोस्त भी अपनी राय जो है वो दे सकेंगे। मीनवाइल आपको ये भी बताते चलें कि डॉलर की कीमत जो है वो पिछले जब से जून का महीना शुरू हुआ है 1 जून से लेकर अभी तक 14 रुपये 24 पैसे डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ी है। सोने की कीमत बढ़ी है और उसके साथ साथ गैस जो है उसकी कीमत बढ़ी है CNG के हवाले से। कुछ सारी ही ऐसी ही ख़बरें मिलती आई हैं। हाँ, कल एक अच्छी खबर मिली है, बहुत अच्छी खबर जिससे अवाम बहुत ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। आइए बात करते हैं अपने मेहमानों से। सबसे पहले तारुफ़ कराऊँगा, मेरे साथ मौजूद हैं, ये एक तज्ज़ियाकार है, उसके साथ साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, जनाब राना आसिफ हबीब साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है। मैंने सुना है पिछले दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी कैसी तबीयत है? हीट स्ट्रोक हो गया था, काफ़ी बीमार रहा, लेकिन अल्लाह ने करम किया, आज थोड़ा बेहतर है तबीयत। चलें, अच्छी बात है। बस आप इसी तरह बिल्कुल सेहतमंद रहें और सलामत रहें, ये हमारी दुआ है आपके लिए। मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये मुआशी तज्ज़ियाकार हैं जनाब बरकतुल्लाह लोन साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं। गुड, माशाल्लाह। अच्छा राना साहब, ये जो सूरत हाल चल रही है, आप मतलब अपोजिशन पूरी कोशिश कर रही है किसी तरह हुकूमत को गिरा दे, ठीक है, यानी कि उनकी तरफ से जो भी कोई काम हो रहा होगा, अगर कोई अच्छा काम भी कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आए। अपोजिशन हमारे यहाँ इस लेवल पे जाके, इस सतह पे जाके काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि इससे मतलब कोई अवाम को फ़ायदा हो सकता है? कोई अवाम के हक़ में भी कोई चीज़ होती है कि एक तरफ से एफ़र्ट की जा रही है, उधर से रोका जा रहा है और अवाम को जो है वो बीच में वो महंगाई के जो है वो गिफ्ट मिले जा रहे हैं? बिल्कुल फ़हीम भाई, जहाँ भी जमहूरियत होती है वहाँ हुकूमत जो है ट्रेजरी बेंचेस जो होते हैं उनका फ़र्ज़ होता है कि सियासी दर्जा हरारत को कम करें। अजीब सा ये सूरत हाल हम देखते हैं कि जो वफाकी वज़रा हैं, ख़ास तौर पे वज़ीर इत्तलात साहिबा हैं, तो हमने दुनिया में देखा है कि टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया जाता है, ना कि एग्रेशन का। अपोजिशन तो दुनिया में ऐसे ही एक्ट करती है क्योंकि वो उनका एक काम होता है कि वो रियासत के जो अमूर हैं हुकूमत के, उसके ऊपर एक चेक होता है उनका, और आवाम की नुमाइंदगी क्योंकि वो वोट लेके आए होते हैं। लेकिन हमें यहाँ जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, अब दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में ना तो कोई कानून साजी हुई है, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो पा रही, जो असल काम है मुकन्नना का कानून साजी वो नहीं हो पा रही,
और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कोई मेगा प्रोजेक्ट्स जो है 9-10 महीनों में नहीं आ पा रहे। और उसके बाद अगर हम देखें जो इन्फ्लेशन है, यानी दुनिया में 190 ममालिक हैं, उसमें अगर आप देखें अफरात ज़र के हवाले से कि पाकिस्तान में जिस तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उससे जो आम आदमी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। और जितनी भी आप देखें पाकिस्तान में जो ये हुकूमत एहतसाब का नारा लेके आई थी, अभी तक आप देखें क्या कितने पैसे रिकवर किए हैं, क्या सरकारी ख़जाने में कितनी चीज़ें आई हैं। मिसाल आपको दूँ, एक हम लॉ में कहते हैं कि केस है चेक बाउंस का, F489 उसको कहते हैं। अगर किसी का चेक बाउंस हुआ है तो जब उसको जेल होगी तो पैसे थोड़ी मिलेंगे वापस, सज़ा मिलेगी उसको, पैसे नहीं आपको मिलेंगे, पैसे ख़त्म। उसमें वो पैसे का नहीं ताल्लुक उसमें। अच्छा, पैसे तो, फिर भी उसे देने तो होंगे ना। इसी तरह आप देखें जो हमारे यहाँ एहतसाब बदकिस्मती से जब से शुरू हुआ, पहले भी आपने देखा जरदारी साहब 11 साल पाबंद सलासिल रहे, उस वक्त भी आप अगर 1 रुपये की रिकवरी दिखा दें आपने क्या रिकवर किया। असल चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्या हमने मीडिया ट्रायल करना है, क्या हमने लीगल ट्रायल करना है, या हमें आगे मुल्क को लेके चलना है ना। तो अब मैं कहता हूँ ज़रूरत है कि कोई ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन करें, बैठें ये लोग और आगे लेके चलें चीज़ों को। और अपोजिशन भी अपनी जो उनकी जो लीगल करप्शन वाले इश्यूज़ हैं उनको अलग रखें, जो अवामी जदोजहद है उसको अलग रखें। ये जो मिक्स करते हैं इसमें अवाम बड़ी कन्फ्यूजन के अंदर है कि जो पूरी अपोजिशन की आपने देखा लीडरशिप जेल में, जो उनकी 2nd टियर है 3rd टियर है, वो ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, APC कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। और जो मैं कहता हूँ हुकूमत भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है कि आप चीज़ों को बजाय कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जाएं, आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस में कोऑपरेशन की तरफ आएँ, आप उनके साथ बैठें। आगे आपने फाइनेंस बिल पास कराना है, अभी आपने 100 चीज़ें करानी है, तो इतना टेम्परेचर को पॉइंट टू नो रिटर्न पे ना ले जाएं कि कल को जो है अपोजिशन वही डी चौक पे बैठी हो और अंदर पार्लियामेंट चल रही हो। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज का फैसला तो कर लिया है इन लोगों ने, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा बरकतुल्लाह लोन साहब, जैसे हमारे यहाँ कुछ मुख्तलिफ हैं चीज़ें जो नज़र आती हैं, जिस तरह अभी बता रहे थे राना साहब कि जमहूरियत है, जो जमहूरियत में अपोजिशन का एक अपना किरदार होता है और जो इक़्तिदार में जो होते हैं लोग उनका एक अपना किरदार होता है। तो देखें अब हुकूमत अपोजिशन को साथ लेके उस तरह नहीं चलती। कुछ जगहों पे पहले भी ये बहस आ चुकी है कि अपोजिशन से इन्हें मशवरा करना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी। ये भी तरह उन्हें दूर दूरी रखते हैं और वो भी अपोजिशन की जानिब से भी हर चीज़ के सामने नामंजूर का ही नारा होता है, वो भले अवाम के हक़ में हो या अवाम के हक़ में ना हो, कोई या वो पार्लियामेंट में कुछ कोई हक किसी के हक़ में बात हो या ना हो, उधर से नारा नामंजूर ही आना है। तो ये जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो हैं इनके हवाले से क्या कहेंगे, ये सही ऐसे ही होना चाहिए सब? देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अपोजिशन का एक अपना किरदार होता है, हुकूमत का अपना एक किरदार होता है। मुहज़्ज़ब माशरू में, जमहूरी माशरू में, वहाँ पे अपोजिशन जो है अपोजिशन करती है, हुकूमत करती है और अपोजिशन उन पे नज़र रखती है, हुकूमत पे नज़र रखती है। ये दुनिया के मुहज़्ज़ब माशरू में, जमहूरी माशरू में होता है। लेकिन आप पाकिस्तान की अगर मिसाल लें, पाकिस्तान को अगर सामने रखें, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अपोजिशन नहीं है। हमें वी शुड बी रियलिस्टिक ना, हमें रियलिस्टिकली बात करनी चाहिए। अपोजिशन नहीं है, माजरत के साथ ये एक लूट मार का एक टोला है हकीकत में। यानी हम देखें बहस तजियाकार, हमें तजिया करना चाहिए जो हकीकत में मबनी है, जो गरीब आवाम के लिए जो है ना फ़ायदे में है। वो गरीब आवाम तक वो मैसेज पहुँचाना चाहिए जो हकीकत है, क्योंकि कल हमने अल्लाह के यहाँ जवाब भी देना है। ये अपोजिशन नहीं है, ये करप्ट टोला है। अच्छा, इस हद तक मैं एग्री करता हूँ, इस हद तक कि अब चूँकि आवाम के वोट से आए ही अपोजिशन आई है, या हमारे पास चूँकि वो एक बरादरी सरदारी निज़ाम या चौधराना निज़ाम जो एक सिस्टम है जिसकी वजह से बदकिस्मती से यही लुटेरे, यही चोर बार बार पार्लियामेंट में आ रहे हैं, तो अब हुकूमत के पास ये ऑप्शन ये है कि उनके साथ थोड़ा सा रिकन्सिलेशन तो कभी नहीं करना चाहिए। अगर रिकन्सिलेशन ये हुकूमत करेगी तो मैं आपको बताऊँ कि ये सियासत से आउट हो जाएगी PTI की गवर्नमेंट। अगर ये रिकन्सिलेशन इनके साथ करती है, जिस तरह मुशर्रफ जो है उनको NRO दे के चला गया, अगर ऐसी हरकत ये करेंगे
तो पीटीआई की जो हैसियत है, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है या उसकी जो लीडरशिप की जो एक वो आवाम जो एक मानती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उनको करना भी नहीं चाहिए और ना वो आवाम के हक़ में है। हाँ, अलबत्ता उनको इतना करना चाहिए कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए, लेजिस्लेशन करने के लिए, बिल पास करने के लिए, कानून साजी करने के लिए उनके साथ उस हद तक जो है, जो अपोजिशन का रोल होता है, उनको उस हद तक उनसे मुशावरत करे, उनके साथ डिस्कशंस करे, उनके साथ बैठे और लेजिस्लेशन करे। लेकिन इस वक्त सिनेरियो मुख्तलिफ है। अपोजिशन की जो चीख व पुकार है वो आवाम के लिए नहीं है, आवाम के लिए नहीं है, सबके सामने है, यानी रोज़ रोशन की तरह आया है। क्योंकि उनकी देखें गर्दन पे सरिया डाला जा चुका है, पूरी अपोजिशन की गर्दन पे सरिया डाला जा चुका है। और आपको पता है ये वो वाला, जैसे मोहतरम ने फरमाया कि जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, क्या रिकवरी हुई? अब वो दौर नहीं है, क्योंकि उस वक्त एक चोर दूसरे चोर को पकड़ रहा था, अंदर कर रहा था, बाहर आ रहे थे, अंदर कर रहे थे, बाहर आ रहे थे। इस वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में ठीक है जो भी मसाइल हैं, जैसे आपने जिक्र किया इंट्रो में, डॉलर का रेट का मसला है और सारी चीज़ें हैं, ये सब क्योंकि 30,000 अरब रुपए का जो कर्जा इन लोगों ने लिया है उसके असरात अभी सामने आ रहे हैं। ये अपनी जगह मसाइल हैं। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ है, जिसको गवर्नमेंट को फोकस करने की ज़रूरत है और कर भी रही है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो है, जो इनकी गर्दन में सरिया डाला जा चुका है, वो सरिया इनको निकालना नहीं चाहिए कभी भी। उस वक्त तक जब तक जो है ये उल्टियां करके सारा माल जो पाकिस्तान का खाया है वो टेबल पे रख दे। आपको लगता है कि पैसे रिकवर हो जाएंगे? मुझे देखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो मुझे यकीन है और उम्मीद है कि ये पैसे रिकवर हो जाएंगे। वो हो सकता है अवाम के सामने ना आए, हो सकता है कि ज़ाहिर है कोई उनकी इज़्ज़त नफ्स को बहाल रखने के लिए चीज़ें जो है इस हद तक न जाएँ, लेकिन किसी भी तरह से किसी कतरी फंड के नाम से कि कतर ने $3 अरब दिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, या कोई और दोस्त मुल्क के नाम से किसी तरह से भी वो फंड जो है इनकी जेब से निकल के रूट होके पाकिस्तान की ट्रेजरी में आएंगे, ये मुझे यकीन है। ठीक है, आपका ख्याल है कि ऐसा होगा। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो राना साहब से बात करते हैं। इसी हवाले से महंगाई के हवाले से बात करेंगे और APC आपके ख्याल में कितनी कामयाब रही, इस हवाले से भी बात करेंगे। आप दोस्त भी कॉल करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं। मेहमानों में मेरे साथ राना आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं बरकतुल्ला लोन साहब। अच्छा राना आसिफ हबीब साहब, ये बताइए कि ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन की, ये आपके ख़्याल में कितनी कामयाब रही? 10 घंटे की तकरीबन ये पूरी मीटिंग थी और इसमें सक्सेस कितनी रही, सक्सेस रेट बताइए। देखिए, सक्सेस तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो इन्होंने फैसले APC के अंदर किए हैं उसके अंदर ही कितना अमल दरामद उसके ऊपर करते हैं। और आपने देखा कि कुछ चीज़ें बड़ी कोइंसिडेंट हुए कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे थे। इस APC के प्रेशर की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उनसे खुसूसी मुलाकात की, तो वो APC में नहीं शामिल हुए। अख्तर मैंगल साहब आपने देखा होगा। तो इस तरह के कोइंसिडेंट जो है हमारे लिए तजिया करने के लिए बड़ी एक इनलाइटमेंट होते हैं कि APC का कितना प्रेशर है हुकूमत के ऊपर। तो ये चीज़ें आप देखें, इन्होंने इसमें सबसे बड़ी बात है कि अपोजिशन खुद भी आपने देखा अभी तक कंफ्यूज है कि वो तो दोनों जमातें फ़ैसला नहीं कर पा रही कि हमने स्ट्रीट फोर्स इस्तेमाल करनी है, हमने क्या लीगल एडवोकेसी में जाना है, या हमने पार्लियामेंट के अंदर कोई तहरीक चलानी है। कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं, जैसे सेनेट का चेयरमैन जो है तब्दील करने का एक इंदिया दिया है सादिक चंद्रानी साहब को तब्दील करने का। ये फ़ैसला जो है अपोजिशन किस हद तक इस पर अमल दरामद कर पाती है, अब ये आने वाले जो वक्त बताएगा। तो क्या वैसे अपोजिशन क्यों चेंज करना चाहती है? इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या ज़्यादा सवाल कर लिए उन्होंने? नहीं, देखिए ये वो था जब अपोजिशन की एक पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक डर्टी गेम में मुलविस थी, जिसमें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान की पहले हुकूमत गिराई, फिर उन्होंने सादिक संजरानी एक ऐसा अननोन सा मॉडल लेके आए कि जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिल के सेनेट का चेयरमैन बनाया, ठीक है, मियां नवाज शरीफ की मुखालफत में। लेकिन अब हालात ने अक्सर तब्दील हुए हैं कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज वो एक टेबल पे कज़न बन गए ना, हाँ, एक टेबल पे बैठे हैं। और इसी तरह सियासी हालात जो हैं तब्दील होते रहते हैं। और ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें देखें फ्रस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में भी बढ़ रही है, बिजनेसमैन कम्युनिटी में बढ़ रही है,
और ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इन्वेस्टमेंट का आप देख लें कि किस तरह इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ना होने के मुतरादिफ है। CPEC की तरह का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हमें इस साल नज़र नहीं आया कि जो कोई और बड़ी चीज़ इस बारी आती। अच्छा, वैसे इस मौके पे की हुई इन्वेस्टमेंट जो है ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ये भी इतनी कोई फ़ायदे में नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतना डॉलर की प्राइस इतनी ज़्यादा है, आपको बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ मिल सकती है, बहुत ज़्यादा। तो वो देखिए हमें तो बहुत ज़रूरत है फ़हीम, पाकिस्तान में जब तक फ़ौरन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हमारा डॉलर का रेट कंट्रोल नहीं होगा, अफरात ज़र की शरह नीचे नहीं आएगी। तो पाकिस्तान को तो ऑक्सीजन की तरह ज़रूरत है। अगर 1 अरब डॉलर भी कोई मुल्क हमें देता है तो हमें ऑक्सीजन की तरह ज़रूरत है इस वक्त। बिल्कुल। और आपने देखा प्राइम मिनिस्टर उसकी कोशिश भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया के पास जा रहे हैं। ठीक। और वो काम भी कर रहे हैं जो उन्होंने इलेक्शन से पहले कैंपेन में कहा था कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि जब मुल्क के ऊपर मजबूरी आती है तो फिर इंसान अपने किए हुए फैसलों को भी तब्दील करता है। ये पॉलिटिकल, और ये कोई पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई चीज़ हदीस नहीं होती, आपको हर वक्त के हिसाब से फैसले करने होते हैं। अपोजिशन का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव ये है कि हमारा एक तरफा जो है हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। हुकूमत का नैरेटिव है कि हम करप्शन के, जो भी करप्शन कर रहे हैं हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, और नैब एक ऑटोनमस इदारा है, एक आज़ाद इदारा है और वो काम कर रहे हैं। मैं बहैसियत एक वकील की नज़र से देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि नैब के जो कानून है वो काला कानून है, और वो इमरान खान साहब ने नहीं बनाया, वो इन लोगों ने बनाया था जो माजी के लोग थे जिन्होंने लोगों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, जो खुद उसमें अगर 10 साल तक इन्होंने उसको तब्दील नहीं किया तो इसका मतलब है खुद भी ये लोग, इसकी नीयत इनकी क्या थी। अगर इनके पास तो 10 साल हुकूमत थी, चाहते तो नैब के कानून को चेंज करते, और आज उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और जब ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जाएगी, अगर इसने भी ना सही किया तो आने वाले दिनों में इनको भी ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो उसे सही करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही करने की। अच्छा, काला कानून है, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो वकालत से भी है, तो कानून को भी आप जानते हैं, तो इस हवाले से हम जो है वो बात करें। मतलब दुनिया का फ़हीम भाई कौन सा कानून है कि पहले ही बंदे को बगैर सबूत के गिरफ्तार कर लो ना। ठीक है सर, हमें ताज़ा तरीन ख़बरों से आगाह करना है, तो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमें वक्फे की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज हम सियासी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं बरकतुल्लाह लोन साहब। बरकतुल्लाह लोन साहब से बात करेंगे, मगर एक कॉलर हमारे साथ काफ़ी देर से होल्ड में, मैं चाहता हूँ पहले इन्हें शामिल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, कराची से इम्तियाज़ बात करता हूँ। इम्तियाज़ साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? आपकी मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह। फ़हीम भाई, दो छोटी छोटी जल्दी से बातें करनी। देखें, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं अगर समझें कि ये कामयाब हो जाती है तो भाई आपके पास आवाम को देने के लिए क्या है? पिछले दिनों में क्या दिया आपने आवाम को? ठीक है, ये तो बर्बादी तसलसल है, सबकी मुश्तरका कार्रवाइयों का नतीजा। और मौजूदा हुकूमत भी अगर डॉलर पे कंट्रोल नहीं करेगी तो इसकी सारी काविशें बेकार हैं। ये आवाम को लॉलीपॉप कब तक देते रहेंगे कि घबराना मत, हालात से हो जाएंगे। भाई डॉलर को नहीं रोकेंगे, इसकी उड़ान को। और देखें डॉलर की बात, इससे किसी के घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है, कोई मातम करता है। जिन लोगों ने डॉलर जखीरा करके रखा है, जिनके अकाउंट है, वो तो नाचते हैं, और हम जैसा गरीब आदमी वो रोता है क्योंकि रुपए की कीमत कम हो जाती है। तो जनाब आप देखें पॉलिटिशियन की शरारत 71 में क्या हुआ था, सियासतदानों की शरारत थी ना, जो हमारे मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो अल्लाह इनको हिदायत दे। और मैं तो फ़हीम भाई मौजूदे के इंतजार में हूँ, सब टोपी ड्रामा है, बोल बचन, अल्लाह इनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है आवाम की आवाज़। आवाम की आवाज़ नहीं, आवाम की आवाज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ भी हो सकती है, आवाम में से ही एक आवाज़ ये भी है। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए, पहले तो इनकी बात का जवाब दीजिए कि ये जो जिस तरह लोग समझ रहे हैं एतमाद जो है वो नहीं है हुकूमत पे, ये अगर हुकूमत की जानिब से अगर एक जुमला अगर ये आता भी है कि आप प्लीज़, ये आपके फ़ायदे की बात है, या हम आइंदा सब कुछ ठीक कर देंगे, ना आज तक कभी ठीक हुआ है, और ना अवाम अब उन आवाज़ों पे, उन बयानात पे यकीन करेंगे।
तो ये सिर्फ एक जो है ना वो एतमाद जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। देखें, इस इन साहब ने दो अपोजिशन के हवाले से एक बात की और हुकूमत के हवाले से एक बात की, दोनों बड़ी सच्ची बातें हैं और आवाम की आवाज़ों में से एक आवाज़ है, लेकिन जनरल आवाज़ समझ लीजिए यही आवाज़ है। ठीक है, देखें, इन्होंने कहा जी अपोजिशन इस तरह की जो APC बुला रही है, एहतजाज कर रही है, इन्होंने पिछले 70 सालों में क्या किया, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। बात बिल्कुल सही है। इसी वजह से आप देखें कि अपोजिशन जो ना वो जलसे, जुलूस, एहतजाज, धरना, इस पे कोई उनको ये यकीन है कि अवाम ने उनके अवाम ने सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये अवाम भुगत चुके हैं ऑलरेडी इनको, और इनकी ये सारी जो चीज़ें हैं, काविशें हैं, ये अवाम के लिए नहीं है, अपना लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए है। ये अवाम की आवाज़ है और अवाम जानती है, अवाम इस बात को जानते हैं, अवाम इस बात को जानते हैं। जितना शोर मचा रहे हैं सिर्फ यकीनन अवाम का बच्चा जानता है कि ये सारा जो शोर मचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने के लिए चाह रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, अपोजिशन के पास अगर अवामी ताकत होती तो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत जो है, PTI की हुकूमत 1 साल पूरा नहीं कर चुकी होती। यकीन जाने ये 3 महीने के अंदर जो है ना इनको चलता कर देते, या मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, लेकिन इनके अंदर अवामी ताकत न होने के बराबर है। तो ये बात जो भाई ने की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी हुकूमत जो है, बिल्कुल सही बात है, हुकूमत जो है एक मईशत की सर्जरी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सर्जरी करते हैं तो चीखें निकलती हैं। इसी बात पे तो यकीन करने की जरूरत है कि वाकई सर्जरी हो रही है। सर्जरी ना हुई पहले वाला ही हिसाब हुआ तो फिर तो कुछ रहेगा नहीं। इस बात देखें, जब कोई बीमारी लगती है ना इंसान को भी, देखें एक मुल्क भी एक जिस्म की तरह है ना, एक बॉडी है, एक नॉन लिविंग आर्टिफिशियल एक बॉडी है। जब इंसान की भी सर्जरी होती है, जब ऑपरेशन होता है तो चीखें निकलती हैं, दर्द होता है, लेकिन उसके बाद फिर हील अप होता है, उस पर मरहम लगाया जाता है। इसी तरह से मईशत की जो पूरी 70 साल में जो मईशत ख़राब हुई है उसकी अभी सर्जरी हो रही है, चीखें निकलेंगी, डॉलर भी ऊपर जाएगा, महंगाई भी होगी, हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे भाई ने कहा, अभी जो फ़ोन पे आपसे बात कर रहे थे कि इसके बावजूद जो है अवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। अवाम को नहीं पता कि कोई ऑपरेशन हो रहा है इकोनॉमी का, उनको तो इकोनॉमी का भी नहीं पता। GDP क्या उन्होंने पैसे लिए हैं ना उन तक पहुंचे हैं, जिन्होंने खाए अवाम जो है अपने टैक्स में। अवाम को ये चाहिए कि उनको दाल कितने की मिलती है, उनको जो है ना सब्जी कितने की मिलती है, फ्रूट कितने के मिलते हैं, उनको ये उनका पूरा फोकस इस पे होता है। सही है सर। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे। और साहब कह रहे हैं कि सर्जरी हो रही है, ठीक है, सर्जन जो है आपके बड़े ईमानदार हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, मगर जो टीम है ना वो उससे बड़ा डर लगता है कोई कैंची छुरी अंदर कुछ चीज़ों की तस्हीह होना जरूरी है कि मुझे अफसोस होता है। PTI एक और सवाल ले लेते हैं कि उसका फिर मैं आपको इसका आंसर जी प्लीज। एक कॉलर हमारे साथ जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम अब्बास भाई, कैसे हैं? याहिया अर्ज़ कर रहा हूं। मैं ठीक ठाक, आप बताएं याहिया भाई ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम याहिया भाई। शुक्र है, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को सलाम और राना साहब को खुसूसी सलाम हो। और मेरी ख्वाहिश है कभी आपके प्रोग्राम में हम भी बैठे हो, राना साहब भी बैठे हो। वेलकम। जल्दी कोई इस तरह का बंदोबस्त करते हैं आप। बिल्कुल। देखें फ़हीम भाई, मैं तो आपको पता क्लोजली वॉच करता हूँ और हमेशा से करंट अफेयर्स देखता हूँ। इकोनॉमी पे भी थोड़ी बहुत मुझे समझ आ चुकी है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आप भी बुला के बैठाते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात बताऊं, ये सारी इक़्तिदार की जंग है, ठीक है। आप यकीन करें कि चाहे अपोजिशन में बैठा हुआ आदमी हो चाहे पावर में बैठा हो, उनके मजे वही हैं। आपको मैं एक एक नाम अगर बताऊं ना, सब के सब 90% लोग डिफेंस में रहते हैं, वही उनके प्रोटोकॉल है, वही इनके मजे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। यानी ये जो अभी APC, इस APC का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं वजह पता है क्या है? बात ये है कि APC तो इनको भी पता है कि इस हुकूमत में गिराने की जरूरत नहीं है, खुद गिरेगी, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। और दूसरी बात है कि इन्होंने कहा इकोनॉमी आवाम बहुत अच्छी तरह समझ रही है, लोगों ने समझ लिया इकोनॉमी। जो सर्जरी हो रही है ना, वो रॉन्ग पार्ट की सर्जरी हो रही है, जहां सर्जरी होनी चाहिए वहां नहीं हो रही। उसकी वजह है कि जो जिस हिस्से को सर्जरी कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी बेचारा वो इतना मुतासिर कुन आवाम है कि वो ऑलरेडी उन पे सारा मलबा डाल रहा है। आप यकीन करें कि आज अगर इनकी टीम देखे ना PTI की, आप कहते हैं मर्ज, सारे जो मरीज जिनको ये मर्ज कहते थे वो सब इनके साथ बैठे, पूरी आधी कैबिनेट PP की वहां बैठी हुई है, ठीक है। जिनको ये कहते थे कि चोर डाकू पंजाब के, वो इनके साथ मिनिस्टर बने हुए। जिनको ये दहशतगर्द कहते थे वो आज उनके साथ मिनिस्टर है। नाम बता दूं अगर बोले तो आपको पता ही है, MKM के बुरज़रा का नाम है, इसमें कोई दो तो मैं फ़हीम भाई सुन लेने कहे जो कहना कहिए। दूसरी बात फ़हीम भाई, मैं बिल्कुल मैं एक एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ, खुदा की कसम मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, अगर ता भी था तो मैंने उससे कतई ताल्लुक कर लिया, क्योंकि आज मैं भुगत रहा हूँ। आज आप इकोनॉमी की बात करें, जितनी ये जो आपकी बाहर की जायदादें ये सारी पॉलिटिशियंस की वाइट हो जाएंगी, ठीक है। मुझे और आपको डराया जा रहा है। आज आप एक आम आदमी को कराची से जाके पंजाब से खैबर तक पूछ लें, वो उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, उसी को डराया जा रहा है, उसी को धमकाया जा रहा है।
आज अगर आपका आप कहते हैं ना 3 अभी दूध की नहरें बहेंगी, इस तरह नहीं बहती। जब आपकी एक्सपोर्ट्स खत्म हो जाएगी, आपका रुपया हर रोज रुपया बढ़ रहा है तो आपका कर्ज बढ़ रहा है। अब मुझे बताइए इनके पास कौन सी पॉलिसी है जिसकी बुनियाद पे हम आगे फोर्सी कर सकें कि यार यहाँ फ्यूचर में अच्छा हो जाए, इंडस्ट्री लग जाएंगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये वाडा साहब जो बैठे हुए हैं ये आके कहते हैं कि जी नौकरियों का सैलाब आ जाएगा। अभी तो आप देखिएगा जब स्टील मिल और पीआईए से लोग निकाले जाएंगे तो लोग यहाँ बेरोजगारों का सैलाब आ जाएगा। वो कहते थे बिजली नौकरी करने इधर आएंगे लोग। और एक बात आपको बता दूं, देखिए आईएमएफ जो है ना, जिनको ये कहते थे कि हम फांसी लग जाएंगे लेकिन आईएमएफ के पास नहीं, ये चार्ल्स डिगाल की बात बताऊं, उन पता नहीं किस सन में उसने कहा था जो लोग इसके पास जाते हैं वो फिर ऐसे शिकार हो जाते हैं। मुझे जो डर है ना, मैं राणा साहब से खुशी तौर पे सुनना चाहूंगा ये बात। देखिए जो आम आदमी अगर ये स्टाफ भुगतता चला गया, चाहे पार्टीज हो या ना हो, लेकिन अगर गाइडेंस नहीं होगी, लीडरशिप आपकी तबाह हो चुकी है, तो फिर ये मामला अनार्की की तरफ जाएगा। खुदा के लिए इससे बचिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। भाई भी बहुत हमारी आवाम। अच्छा, ये जो याया साहब हैं, मुझे याद पड़ रहा है, मैं 3 साल पहले पाकिस्तान जाने से पहले आपके ही इसी शो में ये इन्होंने एक कॉल पे उसको भी बड़ी अच्छी बातें की थी। तो मेरा समझ ये आपके रेगुलर कॉलर हैं। ये रेगुलर कॉलर हैं हमारे, और इनका तकरीबन हमारे हर मौजू के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उस पर अच्छा इनपुट होता है। अरे फहीम भाई, थोड़ा सा तहसीह की ज़रूरत है। जैसे भाई भी मेरे कह रहे हैं कि 70 सालों में ये हुआ नहीं, 70 सालों में पाकिस्तान कभी भी देखें, पाकिस्तान माशाल्लाह जो 1964 में साउथ कोरिया से हम बेहतर थे, हमारी इकोनॉमी बेहतर थी, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर थी, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में दुनिया के टूरिस्ट आते थे। और ऐसे नहीं हुआ। और पाकिस्तान में सब जानते हैं कितने सियासी अदवार रहे पॉलिटिशियन के, और कितने अरसे माशाल्लाह ये 70 साल को 90s तक यहाँ पे नहीं, 70 साल को खुद ही लोग तकसीम कर लें, लोग हमसे बेहतर तजिया करने वाले हैं। और आप देखें जब मईशत पाकिस्तान की थी स्टेबल भी रही है, एक्सपोर्ट भी बढ़ी, फिर पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन भी हुई, यहाँ से इन्वेस्टर भागा भी यहाँ से। फिर 80s में हमने अफगान जहाद के चक्कर में हमें जो कोलिशन सपोर्ट फंड मिला, उसकी वजह से इकॉनमी थोड़ी बहुत स्टेबल रही। उसके बाद फिर 2-2 साल के अदवार हैं, 3-3 साल के अदवार हैं, हुकूमत आती रही, गिरती रही, आती रही, गिरती रही, फिर माशाल्लाह आपके पास आया। तो ये चीज़ें लोग समझें कि ऐसा नहीं था कि हम बिल्कुल ही नाकारा कौम है और 70 साल में हमने जनाजे ही निकाल दिए और अब जो आगे हैं वो फरिश्ते आ गए, ऐसे नहीं है। अच्छा, मगर इंडिया भी तो था, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था एक दिन बाद। आज उसकी सूरत हाल जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है कुछ चीज़ों में, सियासत के शोबे में भी वो ऑर्गेनाइज है। लेकिन फहीम भाई, गुर्बत वहाँ भी बदतरीन गुर्बत तो वहाँ भी आज भी है। बॉम्बे में आप देख लें, कराची में कोई बंदा जो है भूख से नहीं मरता कराची में। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, कराची में कोई भूख से नहीं मरता। लेकिन बॉम्बे में आप जाके देख लें कि वहाँ पावर्टी, एक्सट्रीम पावर्टी है। उनकी जो घीटोज़ हैं, उनके जो शांतिज़ हैं, ये जो शाइनिंग इंडिया जो उनके पॉलिटिशियन दिखाते हैं, जो उनकी फिल्मों में नज़र आता है, वो इंडिया नहीं है। मतलब आप देखें 70 लाख लोग ऐसे हैं, खाली एक उनकी वहाँ पे जहाँ वॉशरूम ही नहीं यूज़ कर पाते हो। तो ये हर कलकत्ता में जाके, हर रियासत में जाके देख लें। ठीक है, हमें यहाँ कंपेरिजन जब हम करते हैं, 1 अरब की आबादी है उनकी, वो कंज्यूमर है, इसलिए दुनिया उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है। हम 22 करोड़ लोग हैं और हमारे बहुत सारे तनाज़ात अफगानिस्तान के साथ हैं। हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की है कि हमें बहुत सारे इकनॉमिक इशूज़ हैं। तो वो इंडिया को शायद उस तरह के सही है। तो याह्या भाई जो है, याह्या भाई ने जो तहज़िया वो बड़े नाराज़ हैं, नाराज़ हैं। और लेकिन नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला कहता है मायूसी कुफर है। लोगों को अफसोस वो हो रहा है कि जो इलेक्शन से पहले जो लोगों की तरबियत की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसे कहा गया था कि जो इकनॉमिक हिटमैन पढ़ो किताब, IMF के पास जो जाता है बर्बाद हो जाता है, लोगों को उसमें खून जल रहा है कि लोगों को उसको खून जल रहा है कि जब आप कहते थे कि अगर $1 जो है अगर प्राइस बढ़ते हैं तो इसका मतलब है हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं। ये आप इन्हीं के अल्फाज थे। जी हाँ, जो इन्हीं के अल्फाज थे जो इनके साथ। और जारी बात है, बिजली महंगी होने पे जो बिल जलाए गए थे और बिल जलाए, फिर इनके वो होते थे, एक नौजवान मुराद सईद साहब जो कहते थे मेरा लीडर आएगा तो $200 मिलियन अमेरिका के मुंह पे मारेगा एक ही दिन में। तो लोगों को वो, और फिर कहते थे कि हमारे पास ऐसा एक फिलोसफर है असद उमर, कि जिसने 100 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाया हुआ है। हाँ। तो लोग बोल रहे थे यार 100 साल वाले प्लान को तुमने 6 महीने में फारिग कर दिया। देखिए यही अच्छा, फिर लोग कहते थे, मतलब लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी की करप्शन बहुत ज्यादा है, PTI कहती थी। तो पीपल्स पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख रख लिया। जी हाँ, ये सवालात के आंसर क़यामत के दिन भी देने होंगे, इधर भी देने होंगे। ये वो सवालात हैं जिनसे आप भाग। फिर लोग कहते हैं कि एहतसाब एक तरफा क्यों है? सर ये एहतसाब एक तरफा, और इस तरह से आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आपको मौका है तो एक कॉलर तरह एक सवाल और ले लेते हैं मेरे। देखिए दोस्त क्या कह रहे हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, यूसुफ अंकल कैसे हैं आप? देखें बात सुने, याया भाई जो जले भुने थे
वो बिल्कुल सही है उनकी बातें, और मैं तायीद करूंगा। और एक छोटा सा सवाल करूंगा जो आपके मेहमान जवाब दे दें। ये सारा खेल हम जो खेल रहे हैं अपने मुल्क में, तमाशा कर रहे हैं, ये कितने अरब डॉलर के लिए कर रहे हैं? इससे ज्यादा बकौल इमरान खान के वो जब भीख मांगने गए थे तो इससे 1.5 पैसा लेके आए थे। तो ये हमको क्यों मजबूर किया? 1.5 पैसा पहले आ गया और तुम वो पैसा लेने के लिए पूरी कौम को जकड़ दिया, मार दिया, और जो काम आप करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। कोई बता तो दे कि एक दुकान वाला क्या अपने अकाउंटेंट रखेगा या गंगा कंपनी पे जाके शब्बर जैदी साहब को एंगेज करेगा करोड़ों रुपए में और अपना अकाउंट चलाएगा या दुकान चलाएगा? ये मुमकिन ही नहीं है और ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल झूठ है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, ये मोहतरम ने ये कहा कि 70 साल से हमने बहुत कुछ किया है। 70 साल बेसिकली एक एक्रोनियम के तौर पे यूज़ करते हैं। बिल्कुल इनकी बात सही है। ये सारी जो जनाजा निकाला है जो मईशत का और मुल्क का, ये जब से जमहूरियत आई है, यानी अयूब खान के दौर में, यानी जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाईएस्ट जीडीपी रेशो था 8.7% 1965-66 के फाइनेंशियल ईयर में था। इसमें दो राय नहीं है। उस वक्त हमने जर्मनी को कोई कितना करोड़ का हमने डॉलर का कर्जा दिया था। पाकिस्तान में तबाही शुरू हुई है तो समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी बात को मैं थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आवाम के लिए भी। पाकिस्तान माशी तौर पे एक बिल्कुल एशिया का एक मजबूत तरीन मुल्क था 60s तक, लेट 60s तक, जब अयूब खान इक़्तिदार में थे। जैसे ही जमहूरियत जो है कदम रखा जमहूरियत ने, उसके बाद से पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। और ख़ास तौर से ये दो पार्टियां जो बारियां लेते जो उन्होंने मुल्क का कर्जा, यानी 6000, यानी जब मुशर्रफ भी गए उस वक्त भी कोई 6000 अरब डॉलर था। यानी पाकिस्तान की बैलेंस शीट में जो IMF का कर्जा था 80s में, 1980 अगर आप बैलेंस शीट निकाल के देखें पाकिस्तान की, उस वक्त आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो लोन होगा, IMF का ज़ीरो लोन होगा। उसके बाद जब ये इक़्तिदार में आए दोनों पार्टियां, इन्होंने कर्जे को जो है बढ़ाकर 30,000 अरब रुपीज़ यानी 300 अरब डॉलर तक पहुंचाया है। अब सवाल ये पैदा होता है, देखें, थोड़ा समझने की, आवाम को आगाही देने की ज़रूरत है। जब ये कर्जा इतना बढ़ गया, ठीक है, इक़्तिदार में ये बारियां लेते आए और वो कर्जा जैसे अभी ये बना रहे हैं, आपका कमीशन बना रहे हैं, जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, उसका वो जो साहब हैं, जो डिप्टी आपका नेब का जो चेयरमैन है, उसको सरबराह बनाया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला किया। वो बड़ा नेक सिफत और बड़ा मशहूर, उसका अच्छी क्रेडिबिलिटी का बंदा है। बात ये है कि 1970 से लेके ऑनवर्ड्स कितने साल होते हैं आपके? 50 साल होते हैं। चले मैं 70 को, मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ, 50 साल, ठीक है। 1980 में, ये समझने की ज़रूरत है, बड़ी बारीक चीज़ है। 1980 का अगर आप निकाल के देखें पर कैपिटा इनकम, यानी पर पर्सन की जो इनकम है, फीकस आमदन जो है, चाइना के साथ आप मैच करें तो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान की ज़्यादा? ऑफ कोर्स आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए। 1980 की बात कर रहे हैं? मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, 1980 की बात कर रहा हूँ। पर कैपिटा, इसका मतलब क्या हुआ कि 1980 में पाकिस्तान माशी लिहाज से जो है वो बहुत आगे था चाइना से। ठीक है। जमहूरियत तो तब भी थी? जमहूरियत तो थी, मतलब जमहूरियत आ गई थी और उन्होंने अपना काम करके चली गई थी। कुछ साल पहले वो 77 में मार्शल लग गया था, लेकिन जमहूरियत आई, उन्होंने वो अपना एक काम कर दिया था। मईशत पे जो एक उन्होंने तलवार चलाई थी नेशनलाइजेशन की 70s में, जो सारे इदारे जो उन्होंने नेशनलाइज किए, जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है, उसके असरात फिर 80s में शुरू होना शुरू हो गए। 1980 के बाद क्या हुआ ये आप ज़रूर बताइएगा हमें, एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फा आ चुका है बीच में और बुरहान साहब जो है फिर इस हवाले से बात करेंगे। आप दोस्तों की कॉल से वो भी हम शामिल करते रहेंगे। आप भी जो अपने ख्यालात हैं उसका इजहार कीजिए, क्या कहना चाहते हैं, आवाम की आवाज़ क्या है। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम सियासी
सूरत हाल के हवाले से, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं राना आसिफ हबीब साहब और बरकतुल्ला लोन साहब। बरकतुल्ला साहब, आप ये बता रहे थे कि 1964 और 65 में अयूब खान के दौर में हालात बहुत अच्छे थे। उसके बाद 1980 तक जो हम चाइना से जो है ना वो एज़ कंट्री फ़ीकस आमदनी के हवाले से हम बेहतर थे। तो 1980 के बाद की तरह कहानी बताएं आप, फिर कहाँ से ये आपकी नज़र में सारे देखें, पाकिस्तान की मईशत को अगर आप मुख्तसरन अगर उसका एनालिसिस करें तो 1969 तक जब ये अयूब खान को हटाया गया, जब अयूब खान ने छोड़ दिया, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत जो है एज एशियन टाइगर के तौर पे सामने थी। यानी क्योंकि 60s में यानी GDP ग्रोथ जो है 6%, 7%, 8.56% तक भी चला गया था और लोग बड़े खुशहाल थे। और उस दौरान हमने जर्मनी को कर्जा भी दिया था, 65 या 66 कोई साल था। उसके बाद चूँकि अयूब खान को जब हटाया गया और जमहूरियत फिर जमहूरियत आई। जमहूरियत आने के बाद सबसे पहला जो हादसा हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए। उसके बाद चले वो मैं उस तारीख पे नहीं जाता, फिर क्या हुआ। सबसे पहले जो हादसा हुआ वो बांग्लादेश का। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो माशी जो हादसा हुआ वो हुआ 70s के अंदर। सारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, इंडस्ट्रियल इदारे थे, उनको नेशनलाइज कर दिया गया और कौम को जो है कामचोर बना दिया गया। और जब उसको कौमी तहवील में ले लिया गया, उसको गवर्नमेंट की तहवील में लेके जो है यानी जो लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते थे, इंडस्ट्री चलाते थे या जो वर्कर्स थे, लेबर थे, सब जो है ना आराम से जो है ना उनको तनख्वाहें मिलती रहीं और उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है बिल्कुल नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई। लेकिन एक मैंने बात की थी कि 1980 तक भी, क्योंकि उसके देखें हर एक्शन का जो असरात हैं वो बाद में आते हैं। बेसिकली आपकी जो मईशत की तबाही हुई थी वो नेशनलाइजेशन से शुरू हो गई थी 70 से, भुट्टो साहब के दौर से। लेकिन उसके बावजूद 1980 में जो है पाकिस्तान का जो GDP था वो थोड़ा सा बेहतर था चाइना से। यानी पाकिस्तान की मईशत जो है वो चाइना से बेहतर थी 1980 के अंदर भी, बावजूद उसके कि 70s में तबाही हो चुकी थी। ठीक है। उसके बाद फिर जो है ज़िया-उल हक के दौर में ज़्यादा बुरा भी नहीं, अच्छा भी नहीं, थोड़ा सा बैलेंस ही रहा। लेकिन जब दोबारा से जमहूरियत आई, उसके बाद मुल्क के कर्जे, फिर बेनज़ीर भुट्टो हमारे साहिबा ने मुल्क के IMF से कर्जे लेने शुरू कर दिए। फिर नवाज शरीफ आए, फिर बारियां लग गई, फिर आते गए जाते गए। फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी फिर से आई। जब मुशर्रफ साहब आए तो उस वक्त भी तकरीबन जितने कर्जे लिए गए थे, कोई 6000 अरब रुपीज़ का कर्जा पाकिस्तान की बैलेंस शीट पे था। और मुशर्रफ साहब ने देखें जो भी था, डिक्टेटर था, कुछ भी था, उसने बहुत से गलत फैसले भी किए। पाकिस्तान में जो है ना कुछ अमन के हवाले से बड़े मसले हुए, लेकिन मईशत के हवाले से मुशर्रफ का दौर भी बड़ा अच्छा था, अयूब खान की तरह नहीं। तो जब माशाल्लाह लगता है कि जैसे मुशर्रफ साहब का दौर भी था तो आलमी सतह पे वो ब्लैक लिस्ट नहीं कर देते हैं टेररिज्म के हवाले से। और इसमें एक कॉमेंट है कि अगर इतना ही अच्छा माशाल्लाह तर्ज हुकूमत है तो जो दुनिया के बोर्ड के ऊपर 190 ममालिक हैं वो क्यों नहीं माशाल्लाह लगा के तरक्की कर जाते? मैं बताता हूँ उसकी वजह बताता देखें, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री देखें, जहाँ जमहूरियत है, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री में जाके देखें, आपको आपके एक कैदी के ऊपर वो $93,000 खर्च करते हैं, उसको रिहेबिलिटेट करते हैं, उसको घर भी देते हैं, उसको बाद में कर्जा भी देते हैं, 30 साल का एंडोमेंट फंड देते हैं और उसे बिल्कुल एक आम शहरी, नॉर्मल शहरी बना के उसे बाहर निकाल देते हैं। नॉर्मल शहरी। और दूसरी बात, दुनिया के जितने कंट्रीज ने तरक्की की है उन्होंने डेमोक्रेसी से तरक्की की है। अगर ये बात होती तो आज अमेरिका में माशाल्लाह लगा होता। डेमोक्रेसी के लिए अवाम का बाशऊर होना लाजमी नहीं है। ये हमारे जो ताकत का, देखिए जो ताकत और कंट्रोल के मानने वाले लोग हैं, जो जुल्म के मानने वाले, जबर के मानने वाले लोग हैं, जबर से आप लोगों को खामोश तो कर सकते हैं, जबर से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। हाँ ठीक है, मुशर्रफ दौर में भी अब देखें 98% अक्सरियत के साथ वो जीत गए रेफरेंडम। देखें ताकत में, जब ताकत थी ना उनके पास, जब ताकत थी तो वो कहते थे मुशर्रफ साहब के मेरे ट्विटर पे 6 करोड़ फॉलोवर हैं। जिस दिन उन्होंने मदार-ए-क़ैद पे जलसा अनाउंस किया 300 कुर्सियां नहीं भर सके। हाँ। देखें ये ताकत का और कंट्रोल की जो थ्योरी है ना, ये जुल्म की थ्योरी है, ये जबर की थ्योरी चलती नहीं है दुनिया। ठीक है, और बात मुकम्मल कर लेना जी, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, बताइएगा। देखें यानी बात इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सारी वहाँ पे जमहूरियत में ही तरक्की हुई है। क्यों? सवाल है, हकीकत है, ये ऐसा ही है। जमहूरियत से तरक्की होती है, डिक्टेटरशिप से तरक्की नहीं होती है। आवाम की हुकूमत होती है, आवाम के लिए होती है, आवाम के जरिए होती है। मसला क्या है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों हुआ है? 72 सालों के अंदर सिर्फ यानी आमरीत के दौर में माईशत बेहतर हुई, अमन बेहतर रहा, और जमहूरियत के दौर में जो है पाकिस्तान की माईशत का जनाजा निकल गया। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ
कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारे ताहिरुल कादरी साहब फरमाया करते थे, भले उनकी ज़ात के हवाले से मैं बात नहीं करता, जो वो बात कर रहे थे कि जिस वक्त तक जमहूरी निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाए, जब उखाड़ फेंक कर नया सिस्टम नहीं लाया जाए, उसके ऊपर जमहूरियत नहीं रखी जाएगी, जब तक जो है ये सारे जो करप्ट और चोर लोग हैं ये बारियां लेते आएंगे। हमारे यहाँ होता क्या है देखने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जमहूरियत, अब किसी भी छोटे से छोटे काउंसलर से लेके आप कौमी असम्बली के मेंबर तक देखें, जिसके पास जेब में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ हैं बैंक में, वो कौमी असम्बली में पहुँच जाता है, सूबाई असम्बली में पहुँच जाता है, अच्छा आपका बल्दियात का मेंबर बन जाता है। लेकिन जिसके पास काबिल से काबिल आदमी, जमहूरी आदमी, अवामी आदमी, अगर उसकी जेब खाली है, वो असेंबली में नहीं पहुंच सकता है। यहाँ भी ये सबसे बड़ा मसला है, जमहूरी मसला है। यानी आपका पैसा आपके पास है, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, अब पैसा आपके पास है, आप सेनेटर हैं, आप सूबाई असेंबली के मेंबर हैं, आप वजीर हैं, आप देखें सबका रिकॉर्ड चेक कर लें, सारे सूबाई आपके जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, कौमी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सबको चेक कर लें। तो बेसिकली हुआ क्या, यही लोग यही। और जमहूरियत का एक और बात, मैं मोहतरम भाई साहब की बात को थोड़ा सा डिसएग्री करके बताऊँ। जमहूरियत का उसूल है कि जो सियासत में होता है, जो मेंबर होता है, जो पार्लियामेंट में होता है, अवामी नुमाइंदा होता है, उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट देखें, सेनेट देखें, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सारी उसमें देखें, हर या तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा या वो एग्रीकल्चरिस्ट होगा, दोनों में से एक होगा। सही, बिल्कुल सही। सर एक कॉलर हमारे साथ शामिल करते हैं, फिर राना साहब की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम फ़हीम साहब, मुनीम बंगश बात कर रहा हूँ हंगू से। मुनीम बंगश साहब, आपने हंगू से कॉल किया, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्रिया सर, बिल्कुल खैरियत है। मैं बड़े मुख्तसर अल्फाज में, क्योंकि तफसीलन बात हो चुकी है, इतनी टू द पॉइंट बात हो चुकी है, मौजूद मेहमानों ने बड़े अच्छे तरीके से उजागर किया और जितने कॉलर्स थे। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो मौजूदा निज़ाम जो चल रहा है, सियासी तौर पे मुल्क इंतशार का शिकार है। EPC का जहाँ तक जिक्र हुआ, ये जो सियासी टोला है जो इकट्ठा हुआ है, पहले अगर आप देखें तो ये तो सारे टेस्टेड लोग हैं और अपने मफादात के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, जिनका कोई खास आउटपुट नज़र नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हुकूमत की अगर बात की जाए तो आप देखें कि पहले जब हुकूमत आई थी तो यकीनन लोगों को, पाकिस्तान के जो अवाम है, इन्होंने हर मौका पे कुर्बानी दी है, इनके हर सब दिया है अपनी हुकूमतों को, लेकिन उनको बहुत मनफी अंदाज में उनका जवाब मिला है। तो इस हुकूमतें, जो नई हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो जो 100 दिनों का प्लान था उसमें डायरेक्शंस भी तय न हो सकी, और उसके अलावा ऊपर से एक इंटरनेशनल एजेंडा जो है, जो मुआशी एजेंडा है, जिसके लिए लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं हैं, उसमें एक आम आदमी सफ़र हो रहा है। उसमें उन लोगों को प्रोटेक्शन दी गई जो हुकूमती ऐवानों में बैठे हैं, जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने रोशनी डाली। तो एक ऐसी निज़ाम, एक ऐसी मुआशी निज़ाम जिसके आप ओवरऑल एक आम आदमी को मुतासिर कर रहा है, जो रेडी वाला है, जो सड़क की मजदूरी कर रहा है, आम आदमी तो हर शक्ल में टैक्स दे रहा है। आप ठीक है, आप कहने का मतलब है कि आम आदमी जो है वो तकलीफ में है, आम आदमी की तकलीफ का एहसास नहीं किया रहा है। हर पॉलिसी जो मुआशी आ रही है उसमें मैं तो कहता हूँ कि जो FBR की टीम बैठी हुई है, जो मुसल्लत की गई है बाहर से, आप पहले उनके एहसास डिक्लेयर करें, आप उनको बताएं। आपका जो प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है वो 1 लाख रुपए टैक्स देता है, वो उसका हिसाब कौन देगा? ये सारी चीजें जो है पब्लिक के सामने लानी चाहिए, फिर आम आदमी को गरीबान में हाथ डालना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीम साहब। सर ये बात उन्होंने ये सही की, और 100 दिनों वाली जो बात कर रहे हैं, 100 दिन की तरफ उन्होंने इशारा किया। सर देखें, 100 दिन के हवाले से किसी भी अगर बंदे से पूछा जाए जो हुकूमत के हामियों में से है, वो भी कहते हैं कि देखो 100 दिन में क्या हो सकता है, इतने साल का पुराना मसला था, 100 दिन में कैसे तब्दीली आ सकती है। मगर ये सारी बात वादा करने और जुबान देने वालों को भी तो अंदाज़ा था ही ना। और वक्त गुजरने के साथ साथ माजी के मज़ारों पे जो फूल चढ़ा रही है PTI गवर्नमेंट, ये नैरेटिव नाकाबिले कबूल होता जाएगा कि हमेशा हर चीज़ का जवाब कि पिछले लोगों ने ये किया, हर चीज़ का नहीं। आप अभी हुकूमत में हैं, आपको जवाब इन 9-10 महीनों का, साल का देना पड़ेगा। आपने क्या X, Y, Z, A, B, C क्या किया जिसकी वजह से मईशत की सूरत हाल बेहतर हुई, फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़े, डॉलर नीचे आया, पेट्रोलियम प्राइसेस कंट्रोल हुए? ये जवाबात लोगों के लिए देने पड़ेंगे। जो वक्त गुजरता जाएगा ये बयानियाँ नाकाबिले कबूल होगा कि पिछले लोगों की वजह से आज आपको ये मसला पड़ रहा है। तो अवाम कैसे एतमाद कर सकते हैं? अवाम अब एतमाद के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने पड़ेंगे। हुकूमती वज़रा को
नैब के फैसलों से अलग करना पड़ेगा खुद। ऐसी पेशन गोइयाँ नहीं करनी पड़ेगी जिसकी पेशन गोइयाँ से लोगों को एहतसाब के ऊपर शक की नज़र से देखना पड़े। फिर जो भी आपके जो फैसले हैं उस फैसलों में आप ज़ुबान से वो फैसला निकालें जिस पे अमल दरामद हो सकता है। ऐसे यूटोपिया एक नावल टॉमस मोर ने लिखा था कि ऐसे यूटोपियन बातें मत करें जो वुज़रा टीवी पे आके बैठ के करते हैं, सही, कि जो नाकाबिले कबूल भी हों और जो बाद में आपकी जो जग हसाई का बायस बने, अपने लिए भी इनके लिए परेशानी का बायस बने। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं एजाज बोल रहा हूँ कराची से। एजाज साहब कराची से। जी एजाज साहब फरमाइए, क्या कहेंगे? मुल्क के मौजूदा हालात के मुतालिक बात करना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क की जो मुआशी और मईशी हालत है वो इतनी दगरगुम हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है और नहुसत वो है आपके मुआशी निज़ाम में सूद की लानत। ये सूद की लानत जब तक खत्म नहीं होगी ये आप कर्जे भी लेते रहेंगे, ठीक है, और सारी बुराइयां होती रहेंगी। और दूसरी बात, मेरा दिल बड़ा जलता है, बड़ा डिसअपॉइंट हूँ कि ये टीवी टॉक शो होते हैं, इन टीवी टॉक शो के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, साफा हुकूमत के या मौजूदा हुकूमत के ओहदेदार, ये सब क्या है, ये एक दूसरे को बस नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। मैं तो इनके लिए शेर कहता हूँ, बड़ा अच्छा शेर है, इनके ऊपर पूरा उतरता है कि हर शख्स बाज़मीर है, हर शख्स बाउसूल, अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक। बस ये, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही एक वक्फे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं। तो जो आपने कहा एजाज साहब, उस हवाले से हम बात करें। इनका कहना है कि सूद की वजह से मईशत जो है इस कदर ख़तरे में है। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। राना आसिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ मौजूदा माशी तजियाकार जनाब बरकतुल्ला लोन साहब। अच्छा राना साहब, वक्फे से पहले एजाज साहब हमारे साथ लाइन पे थे, उन्होंने ये कहा कि जी जो मुआशी तौर पे हम इस वक्त जो इतने बदहाल हैं उसकी वजह सूद की लानत है, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा कि टॉक शोज़ में जो भी बात हो रही होती है उसमें कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं हो रही होती, एक अजीब किस्म का तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो नज़र आ रहा होता है, अवाम के हक़ की, अवाम के लिए, वो उससे भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। सही उन्होंने फरमाया। लास्ट एक टॉक शो में देखें, कराची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शख्स ने हमला किया। जी हाँ। तो ये पूरी दुनिया में हमारी शर्म और जग हसाई का बायस बन रहा है कि आप इक़्तिदार में हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको, मैं हर टॉक शो में कहता हूँ, इक़्तिदार में आपको सब्र तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना होता, आपको ज़्यादा बर्दाश्त करना होता है। जी हाँ। एक प्रेस क्लब का जो प्रेसिडेंट बैठा है वो समझो पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त है, इम्तियाज़ फ़रहान साहब। तो ये मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी कमेटी है डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए कि पूरी दुनिया ने, वर्ल्ड ने देखा, हज़ारों ज़ुबानों में ट्रांसलेट हुआ कि पाकिस्तान में एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें बात करने की आज़ादी भी नहीं है। तो ये इस चीज़ों को, दूसरी चीज़ जो कॉलर ने आपकी की, बड़ी खूबसूरत बात की कि बात आदाद व शुमार से और दलाइल से करनी चाहिए। किसी की किरदार कुशी के हवाले से या अपने लीडर की गलत बातों को दिफा करने के लिए नहीं करनी चाहिए ना। आप देखें, अगर कर्ज़ इतनी बुरी चीज़ है जो मौजूदा हुकूमत कह रही है, तो भाई आपने 10 महीने में क्यों कर्ज़ लिया? अगर इतनी लानत है वो, तो उस लानत को छोड़ दो। किसने कहा IMF के पास जाओ? किसने कहा सऊदीया गवर्नमेंट से भी उधार पे तेल ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? नहीं तो इसका मतलब है फ़हीम भाई मजबूरी है इनकी। अगर कहते हैं पहले ये मजबूरी रहती, पहले ये सारे हालात से वाकिफ नहीं थे, हमने मतलब उस हुकूमत को, उन लोगों को मुंतखब किया जो अवेयर ही नहीं थे। सर देखें 3-3 4-4 बार जो लोग इनके MNA MPA रहे हैं, जो अभी दूसरी पार्टियों से इन्होंने बोरो किए हैं, सारे पुराने लोग हैं ना। सर खुसरो बख्तियार को देख लें, फचाना साहब को देख लें, फरदौस आशिक अवान को देख लें, बच्चे तो नहीं है लोग, ये सब पुराने लोग हैं ना। इनको इल्म था मईशत क्या होती है। इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान तो बच्चा भी पढ़ता है, एक बच्चा भी पढ़ता है इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये नहीं कहना कि इदराक नहीं था, बस पहले बातें इन्होंने अपने साइज से बहुत बड़ी कर दी, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो रहा है। और अब हमें सोल्यूशंस की तरफ, मैं समझता हूँ अवाम जो कंफ्यूज है इतनी, हमें सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के कोई ना कोई मिसाक मईशत करें, एटलीस्ट इकनॉमिक्स पे पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत
अपोजिशन एक पॉइंट पर। सही, कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलीम, राना लियाकत लाहौर से बात कर रहा हूँ। राना लियाकत साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब मोहतरम जनाब राना साहब को भी सलाम, वालेकुम और अस्सलाम। दूसरे मेहमान को भी सलाम पेश करता हूँ। जनाब क्या कहेंगे? बस भाई मैं कहना तो ये कि कल जो APC माशाल्लाह हुई फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में, और सरबराही वो जी जी, तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने तो बहुत की तो ख्वाहिश थी कि किसी तरह तमाम लोग जो हैं पार्लियामेंट वाले इस्तीफा दे दे और हुकूमत को गिरा दिया जाए। तो बात गिराने की नहीं, बात तो ये कि अभी मसाइल को हल करने की जो बहुत पेचीदगियाँ हैं इस वक्त, और अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत को ये गिरा देते हैं, बिल फर्ज एक मिसाल भी दे रहा हूँ फहीम भाई, तो मैं राना साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या अगर गिराने के बाद कौन आएगा, क्या होगा, क्या मसाइल है? और दूसरा फहीम भाई ये देखें ना, रोज बरोज डॉलर कहाँ चढ़ता जा रहा है, ये देखें ना, आज भी डॉलर 2 रुपए समथिंग कुछ पैसे और बढ़ गया है। तो डॉलर को आ रहा है, अवाम बेचारी गरीब अवाम जो है वो महंगाई के प्रॉब्लम में बड़ी फंसी हुई है, तो बड़े मसाइल हैं। तो इसको तो बड़ा सोच समझ के हमें मसाइल को हल करना। राना साहब ये बता दें कि क्या इसका अब सोल्यूशन हो सकता है, मजीद क्या हल हो निकल सकता है, अगर हुकूमत गिराई जाती है तो क्या मसला हल? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा ख्याल दोनों मेहमानों से राय लेनी पड़ेगी इसकी। आप बताइए, अगर फाकी फ़र्ज़ करें हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? फिर मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से ही किसी को मुंतखब करना पड़ेगा? देखिए, अपोजिशन का जो नैरेटिव है वो तो फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहेंगे, इलेक्शन दोबारा करा के, और फ्रेश मैंडेट जो भी है वो हासिल हो उस तरफ जाना चाहेंगे। तो ये कामयाब हो जाएंगे? देखिए, कामयाब और नाकामी का तो इनके अपनी स्ट्रेंथ पे होता है, और हुकूमत किस कदर इनको तकसीम करने में कामयाब होती है। किसी एक को रिलीफ देती है गवर्नमेंट, तो वो फिर दूसरी पार्टी के साथ नहीं चलेगा, जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में होता है। अच्छा जी, किसी एक को छूट दे दी तो उसने कहा ओके जी मेरा काम हो गया, खत्म हो गया जी, मैं अब नहीं आ रहा। तो ये आगे आने वाले दिन बड़े अहम, अभी बजट पास होगा, बजट में हुकूमत को अपना पावर प्ले करना पड़ेगा, और हुकूमत के पास नंबर्स हैं, और इसी वजह से हुकूमत छोटी छोटी पार्टियों की मिन्नतें कर रही है कि हुकूमत, आपको पता है जहाँ जिन बैसाखियों पर खड़ी है वो काफ लीग है, MKM है, अगर इनमें से कोई भी दाएँ बाएँ होता है तो हुकूमत तो गिरना बड़ा आसान काम है। सही। और सबसे बड़ी जो आने वाली दिलचस्प सूरत हाल होगी कि जो माजी की आपस की दुश्मन जमातें हैं, मुस्तकबिल में शीरो शकर होकर किस तरह काम करती हैं। हाँ, अगर दोबारा फिर इन्हें बाहर आना पड़ेगा तो फिर एक दूसरे को बुरा भला और कह के और फिर वोट लेंगे, कैसे क्या करेंगे? अभी तो इकट्ठे हुए हैं जी जनाब, हाँ आप क्या कहते हैं राणा साहब की बात पे? देखिए, इन तिलों में तेल नहीं, इनमें वो दम नहीं, ये मानना पड़ेगा। अपोजिशन में जब से यकीन जाने, जब से मैंने होश संभाला है, इतनी नालायक, इतनी बटी हुई अपोजिशन मैंने आज तक नहीं देखी है। यानी डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, इवन मुशर्रफ के दौर में एक 5 साल के अपोजिशन का एक दौर रहा, यानी उसका जमहूरी एक नाम से एक दौर रहा, उस वक्त भी अपोजिशन थी, बड़ी मजबूत थी। ये इस वक्त अपोजिशन जो है इंतहाई कमज़ोर तरीन अपोजिशन है दुनिया की इस वक्त पाकिस्तान में। तो हुकूमत गिराने का जो सवाल है ना, ये तो आप जहन से निकाल दें, ये तो 0.1% भी चांस मेरे हिसाब से नहीं लगता है। जो मेरी अपनी एक वो है एनालिसिस है, या मेरा अपना जो थोड़ी बहुत समझ है, ये इनके पास चांस नहीं है। अलबत्ता ये थोड़ा सा चीखो पुकार करेंगे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे। अब ये ज़रा एक पॉइंट पे नोट करें, जब प्राइम मिनिस्टर का जब उस दिन जो इलेक्शन हो रहा था पार्लियामेंट में, इलेक्शन के बाद जब चुनाव हो रहा था, उस वक्त इमरान खान ने बड़े धड़ल्ले से कहा था, मैं आपको कंटेनर भी दूंगा, खाना भी प्रोवाइड करूंगा, आके आप जो है ना यहाँ पे धरना दें। आप इस बात को देखें, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि इमरान खान को उस वक्त भी पता था कि इनमें दम नहीं है, अवामी हमारे तो उस तरह नहीं है जो खान साहब। देखिए मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। कहना आसान है, जिस दिन अभी जरदारी साहब की पेशी थी तो फिर आपने 400 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया? एक सेकंड, मुझे जरा बात कंप्लीट करने दीजिए। देखें, इस वक्त 400 लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया, ये साबित करने के लिए किया था कि पाकिस्तान में जो है इसका क्या कहते हैं, वो जरदारी की हुकूमत नहीं है, ये नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, यहाँ पे इस वक्त कानून की हुक्मरानी है। हाँ, उसने आपका जो वज़ीर दाखिला है, उसका क्या नाम है, जो एजाज शाह है, एजाज शाह ने कहा था अगर एक भी बंदा अगर ये आगे इस एक ख़ास जगह से अगर आगे निकल गया, उसने कहा था मैं इस्तीफ़ा पेश कर दूंगा। यानी इतने कॉन्फिडेंट, गवर्नमेंट को इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये जब इतनी अवामी, उनको ये पता है, एक तो ये अवाम को मोबिलाइज़ कर नहीं सकते हैं, मोबिलाइज़ करेंगे भी तो ऐसे लोग आएंगे, कुछ ऐसे उनके जो बिल्कुल ही जो है ना करीब किस्म के चेले जो हैं, जिनके अंदर वो दम ही नहीं है, वो आगे जा सकेंगे। तो गवर्नमेंट इस वक्त आप पार्लियामेंट में देखें,
आप पार्लियामेंट से बाहर देखें, अपोजिशन तो बिल्कुल ठुस हुई है। अपोजिशन भी हुकूमत है, हुकूमत भी हुकूमत है। आप देखें पार्लियामेंट में अपोजिशन को धमका रही होती है, अपोजिशन को वो कर रही होती है, उसको अंडर प्रेशर कर रही होती है। क्यों? वजह यह है, देखें जब बंदे के दिल में चोर होता है ना, जब जो बंदे आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं, जब एक बंदा चोर होता है तो वो दबाव होता है। ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, तो ये अपोजिशन में रहते हुए भी हुकूमत पे हावी हो नहीं पा रहे हैं, हुकूमत इन पे हावी है। सही सही से एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके। अच्छा, इन्होंने राज साहब बात कर रहे थे हम लोग अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कि अपोजिशन की जो APC हुई है जिसमें इन्होंने वफाकी बजट को मुस्तरद किया है, उसमें एक और चीज़ भी थी कि अब हम एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर वही शोर शराबे, मछली मंडी बनेगी पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी जो है ना वो यही हिसाब किताब होगा। अच्छा, उसके बाद जो है अवामी राब्ते की एक मुहिम शुरू की जाएगी, यानी कि सारे लोग मिलके मुश्तरका जलसे किए जाएंगे, अवाम के साथ जो है ना एक कांटेक्ट पैदा किया जाएगा और उन्हें दोबारा से झंझोड़ा जाएगा कि हेलो देखें ये हो रहा है, हमें वो असल में तो यही कहा जाएगा कि हमें बचाएं आप, इस मतलब जो एहतसाब के नाम पे जो मामलात बढ़ रहे हैं। तो इसके क्या रिजल्ट्स आप देखते हैं? एहतसाब कमेटी को भी मुस्तरद करने की इन्होंने बात की है कल, तो ये मतलब हर चीज़ के ऊपर जो है ये अपोजिशन का हक होता है ना। आप पिछले 5 साल की वीडियोस यूट्यूब पे निकाल के देख लें, अपोजिशन क्या करती थी ना। ये नहीं हो सकता कि हरी किताब में आपके लिए एक चीज़ जायज़ है और लाल किताब में मेरे लिए हराम हो जाए। सही है, ये कभी नहीं हो सकता। आप PTV के अंदर घुसें और दूसरा बंदा अगर अपने लीडर की पेशी पे भी जाए तो गुनाह कबीरा हो जाए। ये ऐसे हो नहीं सकता। सही है। कभी तारीख का आप सब कुछ चीज़ें मस्क कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियोस वो शॉर्ट नहीं कर सकते जो आप अल्फाज अदा करते थे। बिल्कुल सही है, ये मस्क नहीं आप कर सकते ना, जितना भी लोगों को दबा लें। तो ये चीज़ें आप देखें, अपोजिशन का हक है एहतजाज सड़कों पर। अच्छा, उनका हक है वो और इसी तरह गवर्नमेंट को इतना नाजुक कांच की गुड़िया नहीं बननी चाहिए कि हमें सेलेक्टेड कह दिया तो हम यूँ करेंगे वो करेंगे। नहीं, आप अपने अल्फाज जो हैं, कभी वो मेरे ख्याल हमारे हर चैनल रात को 8 बजे ना हमारे चैनल वो दिखाते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद है। मीडिया पाकिस्तान का जो है वो आवाम की आवाज़ है और बात करता है, लोगों के लिए राइट्स के लिए बात करता है। तो थोड़ा सा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अब आप बर्दाश्त करें। बिल्कुल सही है, बर्दाश्त करें और आवाम में कुछ डिलीवर करने को डिलीवर करें, अपने डिलीवरेबल पे बात करें आप। हाँ, उस पर बात करें। और चोर डाकू कहना किसी को आसान है। खुदा की अदालत में भी अगर कुरान में पढ़ें, इफ़ का इल्ज़ाम लगाने की सज़ा 80 कोड़े हैं। खुदा की अदालत में भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप चोर डाकू ना लोगों को बोलें, खाली अदालतों में साबित करें। बिल्कुल सही जी। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? थैंक यू सो मच। अदालतों की बात कर रहे थे आप, तो ये अदालतों में पेशियां हो रही हैं, मामला चल रहे हैं, इतना डिले क्यों होता जा रहा है? 1 साल हो गया, क्या एक प्रोसिक्यूशन में जान नहीं है ना। आप जो इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैं किसी पर इल्ज़ाम लगाऊँ उसने मोबाइल चोरी किया है, मेरे पास शवाहिद क्या है? देखिए, अदालत 2 चीज़ों से फैसला करती है। एक साहब का कोई केस ला, एक कानून, उससे बाहर तो नहीं निकलना ना। और जो आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, मैं कहता रहूँ कि फ़हीम के हैं जो लंदन में 40 अपार्टमेंट है, मैं कहता रहूँ, लेकिन जब तक मैं साबित नहीं कर पाऊँगा मैं आपके ऊपर नहीं कह सकता ना। आप देखें, एक GIT बनी प्राइम मिनिस्टर पे, पनामा की करप्शन पे, वो तो साबित नहीं हुई ना। सज़ा तो आपने दी, किस पे दी? ओकामा पे आपको दी। मैं सज़ा आपको शनाख्ती कार्ड पे दूँ? नहीं, सुने, मैं सज़ा फ़हीम साहब को शनाख्ती कार्ड पे दूँ और बोलूँ फ़हीम साहब ने अरबों रुपये मेरे लूटे। हाँ, मतलब वो तो आपने किसी न किसी तरीके से लाके उन्हें, वो जैसे पुलिस थाने वाले नहीं करते, मोटरसाइकिल पे बच्चे रोके, बेटा तुम पैसे दे दो 5, उसने नहीं दिए, चर्च की छीटा पुलिस ने डाला उसकी जेब में, बोला तेरी जेब से बेटा चर्च निकली है। ऐसा करते हैं? ये पुलिस पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? हजारों केसेस में आपको 69B के मेरे पास फाइलें पड़ी हैं। अगर कहेंगे किस दिन आपको शो में ले आएंगे किस किस थाने की फाइल। ठीक हो गया, इधर ही ले आएंगे। सर, एक कॉलर, एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं बरकत साहब, फिर बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और राना आसिफ हबीब साहब से और बरकतुल्लाह लोन साहब से मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बातचीत का सिलसिला जारी है। आप दोस्तों के सवालात
आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। आप दोस्तों की राय मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से वो जानना चाह रहे हैं हम लोग। एक कॉलर और हमारे साथ हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी भाई, काशिफ गुलजार बोल रहा हूँ सरगोदा। सरगोदा से आपने कॉल किया काशिफ साहब जी, फरमाइए क्या कहेंगे? सर फरमाना क्या, ये कहना कि ये आपस में MNA MP सारे ये वजीर आजम वगैरह लड़ते रहते हैं, इन्होंने कभी अवाम का भी सोचा है? ये अपनी कुर्सी के पीछे इन्होंने हमारी पूरी मैशत दबा के रख दी है। देखिए गरीब आदमी है, उसने तो गरीब होता ही जाना ना। अब डॉलर है जिन्होंने रखे हुए उनके तो ऊपर ही जाने हैं ना डॉलर। गरीब आदमी तो फिस गया ना भैया। ठीक तो है, इनसे कहें खुदारा ये अवाम का भी सोचे। ठीक हो गया। ये सब अवाम ने ही तो मुंतखब किया है इन्हें आज तक। सर अवाम ने मुंतखब पता नहीं, हम तो यही सुनते आ रहे हैं अवाम ने मुंतखब किया। नहीं तो आप एक जमहूरी निज़ाम में रहते हैं, आप वोट डालते हैं और फिर आप मुंतखब करते हैं किसी सियासी नुमाइंदे को। आपके पास ऑप्शंस होती हैं ना। सर हमने इनको वोट डाला होता तो मानते, जिन्होंने डाला वो भी रो रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान में अक्सरियत जो है वो ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं वोट डाला है इस दफ़ा, तो ये मुंतखब हुए हैं। खैर हम बात करते हैं अपने मेहमानों से। थैंक यू सो मच जनाब। ये देखें ज़रा, अवाम जो है वो मतलब अभी तक जितने भी कॉलर्स आए हैं तकरीबन सारे ही नाराज़ हैं जी, और सब पार्टियों से नाराज़ हैं। जी हाँ, सब। ये एक अजीब सा इस बारी मैं देख रहा हूँ। मैं अक्सर मैंने हुकूमतें देखी, अदवार भी देखे, लेकिन अभी आपने देखा है लोग सबसे ही नाला हैं। तो अब क्या होगा? ये इसलिए मुश्तरका जिम्मेदारी है ना, अपोजिशन पे भी और हुकूमत पे। दोनों जिम्मेदारी का अपना जी जी। अच्छा, पहली बात तो मैं थोड़ा सा उस पर रोशनी डालूंगा। राना साहब ने ये कहा कि बगैर सबूत के अदालतों में से सबूत मिलते नहीं हैं और इनको मतलब सज़ा दी जाती है। जैसे उन्होंने मिसाल दी पानामा GIT की। पानामा GIT में जितने सबूत मिले हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी और केस में इतने सबूत है ही नहीं। उनकी जो साहिबजादी थी मोहतरमा मरियम साहिबा, वो उनकी वीडियोस देखें आप, वो कहती थी पाकिस्तान में तो क्या दुनिया बैरून मुल्क तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। वो सब जायदादें निकल आई, अरबों डॉलर की जायदादें निकल आई। देखिए सबूत क्या होता है? सबूत ये होता है कि आप इक़्तिदार में रहे, आपके और इक़्तिदार में रहते हुए आपके और आपके बच्चों ने करोड़ों अरबों डॉलर की जायदादें पूरी दुनिया में बनाई और उसका सबूत पेश किया गया पूरे बक्सों में। अब GIT पूरे 6 महीने बड़े बड़े ईमानदार लोग थे उसमें। वो वाजिद ज़िया ख़ास तौर से इंतहाई इत्तेफाक से, मैं उनसे फेस मिला भी हूँ उस हिसाब से, इत्तेफाक कहीं विजिटिंग रिजॉर्ट पे, इंतहाई शरीफ आदमी वाजिद जिया साहब बहुत ही, और उनके जो दूसरे मेंबर्स थे, ऐसे ईमानदार लोगों ने GIT में पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरा चट्टा खट्टा खोल के पेश कर दिया। उससे बड़ा सबूत क्या चाहिए था कि अरबों डॉलर पाकिस्तान के लूटे हैं। और उनको फिर उसके बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़िज़ तरीन जज इस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं उसके वो सरबराह थे कमीशन के, उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और क्या सबूत चाहिए? वो अलग बात है कि उन्होंने वो फैसला जो है इकामे पे दिया। वो जजेस हम उस लेवल पे वो समझते हैं कि चीफ जस्टिस उस वक्त जो अभी है आसिफ सईद खोसा, उनको कानूनी नुक्ता उनकी समझ में आता है कि भाई इस पे नहीं देना है, इस पे डिस्क्वालीफाई करना है। वो अलग, आवाम ने उसको, इन्हीं सियासतदानों ने उसका एक जो है ना इशू बना के आवाम के सामने पेश कर दिया, क्योंकि हमारी आवाम भोली भाली है। तो ये कहना कि जो है कोई सबूत पेश नहीं होते हैं, इस वजह से जो है इनको इनके साथ जुल्म होता है, ये आपका कहना है कि सबूत हैं? सबूत हैं, बिल्कुल हैं, सबूत दिए गए। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, सर जुनैद फ्रॉम लाहौर। सॉरी, कौन बात कर रहे हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं पीटी का स्कूटर था, ठीक है, और बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं अभी अपने वो वोट के लिए शर्मिंदा हूँ, ठीक है, क्योंकि खान साहब के पास जैसे पावर भी है, सब कुछ है। जो उन्होंने कहा था उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा था जी मैं इनको पकड़ के अंदर करूंगा, पैसे निकलवाऊंगा, साल पूरा गुजर गया, अभी तक कोई 1 रुपया भी वो नहीं लेके आए हैं। सही है, ठीक है। और जो बाकी ऑपोजिशन है वो माशाल्लाह से हमारी इतनी वो अच्छी है कि उनमें से आप किसी पर ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं। कोई एक उनमें से अगर कोई साफ बंदा है तो वो आप मुझे बता दें, उस पर हम ट्रस्ट कर लें। ऑपोजिशन में यहाँ पे हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, आवाम बेचारी तो वो फटे हुए हो गई। सही है, आवाम को कोई नजर आ रहा। खान साहब को उम्मीदें दी, उनको वोट दिया, उनको इलेक्ट किया, उनको सामने लेके आए, वो भी इस वक्त वो सुकून से बैठे हुए हैं, अपनी वो रॉयल्टी इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी जो अपोजिशन है वो भी सारी की सारी रॉयल्टी इंजॉय कर रही है, अपनी वो सारे वो अमारात इंजॉय कर रहे हैं। और अवाम जो है वो बेचारी पिस रही है डॉलर के चक्कर में। सही है, सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। वो कहते हैं खत्म करना है, तो एहतसाब खत्म करके तो ये अवाम का क्या करना है इन्होंने? सर
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुनैद साहब। ये देखिए, ये भी ऐसे ही एक कॉलर हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी पे कोई एतमाद का इजहार नहीं किया है, सब एक जैसे हैं। और ऐसी सूरत हाल में एहतसाब की लड़ाई जो शुरू की हुई है हुकूमत ने, वो ख़त्म करके अवाम के लिए कुछ किया जाए। अच्छा, अवाम के हवाले से एक सवाल, अभी बैंक्स में बायोमेट्रिक का एक सिस्टम जो है वो आजकल जारी है कि उन्होंने कहा है कि सारे जो है अकाउंट होल्डर्स जो हैं वो अंगूठे लगवाएं, और ताकि उनकी सारी जो तफसीलात जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो इससे बैंकिंग के निज़ाम पे क्या फ़ायदा हो सकता है, और करप्शन जो है वो ओवरऑल, क्योंकि इसमें सिर्फ वो चंद क़यादतों को, उन लोगों को पकड़ के आप करप्शन की बात नहीं कर सकते। करप्शन आखिर तक मुंतकिल हुई हुई है। आप वो चाहे कोई एक मज़दूर है, चाहे एक लाइनमैन है, हाँ। कोई डाकिया है, कोई उस्ताद है, कोई वकील है, कोई मीडिया पर्सन है, या कोई बैंक में काम करता है, हर बंदे का जहाँ जहाँ जितना दाव लगता है वो करप्शन कर, वो कहीं ना कहीं उससे हो चुकी है, वो एक एनवायरनमेंट में रहते हुए। और आज जब टैक्स की बात आती है, टैक्स पे करने के हवाले से, तो उसमें भी किसी ने कोई करप्शन की है नहीं की है, एक खौफ है उसके अंदर कि अरे मैं सब कुछ कैसे बता दूं, क्या हो जाएगा। तो मतलब वो अब देखें ना कि आखिर तक मामलात किस तरह, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इस बैंकिंग के निज़ाम को। ये बायोमेट्रिक का जो निज़ाम बनाया है ना, ये बहुत ताख़ीर की है, इसको बहुत पहले बनाना चाहिए था। ठीक है, यानी हमारे मुल्क में तो अलमिया यही है ना कि कोई हादसा हो जाता है, मसाइल हो जाते हैं, उसके बाद फिर आंखें खुलती हैं, जी हम इस पर अभी क्यों लिया स्टेप। बेसिकली अगर आप देखें, ये जो फेक अकाउंट से जो पूरी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ज़ाहिर जब फेक अकाउंट्स में तो बायोमेट्रिक था नहीं, किसी का भी जो है ना फालूदे वाले का अकाउंट खोला, फलां का खोला, रेडी वाले का खोला, उसके अकाउंट से अरबों की ट्रांजेक्शंस हुई। अब उनकी अकल जब देखा जी कि पाकिस्तान का जो पैसा है इस तरह से जो है साहिब इख्तिदार जो है इन्होंने इस तरह लूटा है फेक अकाउंट्स के थ्रू। अब बायोमेट्रिक से यकीनन ये होगा कि अब यानी फालूदे वाले का अकाउंट नहीं खोल सकेंगे ना, जब तक फालूदे वाला खुद जाकर अपना अंगूठा नहीं लगाएगा उस पर बायोमेट्रिक सिस्टम से उसको, और वो नादरा के साथ सारा जो है वो लिंक होगा। एग्जैक्टली, एक वजह ये है जो सबसे बड़ी वजह है, इस मनी लॉन्ड्रिंग के जो सारे केसेस अभी खुल गए ना, जिसकी वजह से हमारे जरदारी साहब और वो फरियाल तारपुर साहिबा भी अभी वो अरेस्ट हो गई। दूसरी वजह जो है FATF का प्रेशर है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, और जो सितंबर तक मेरा ख्याल इनको अंडर वॉच है, और उसकी वजह से इंटरनेशनल जो रेटिंग है आपकी उस पर फ़र्क पड़ता है, और जो लोन्स वगैरह जो आलमी इदारे देते हैं उस पर उसका इंटरेस्ट रेट और उस पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा सर, शॉर्टली ये भी बताइएगा कि ये जो बड़े नोट्स जो हैं 5000 वाले, और ये भी बंद करने का कहा जा रहा है, ये इंडिया सरकार को बड़ी गालियाँ पड़ी हैं अवाम से इस बात पे, मगर उससे फ़ायदा बहुत हुआ है। उन्होंने ये सारी जो दबाई हुई रकम थी ना, वो सारी उनकी, देखिए हम जब प्रोग्राम से के जब ब्रेक टाइम पे हम बात कर रहे थे कि जहाँ जिस मुल्क में करप्शन ज़्यादा होती है, जिस मुल्क में मसला होता है, वहाँ पे नोट बड़े होते हैं। हाँ। आप देखें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ करप्शन नहीं है, वहाँ नोट्स जो है इतने बड़े साइज़ के नहीं होते हैं। सही है। तो इस वजह से एक तो वजह ये, दूसरी वजह ये जिन्होंने अपने पैसे जो है तहखानों में संभाल के रखे हुए हैं, सबका जो है ना सबको सबसे ज्यादा जो है ना परेशाानी उन्हीं होगी, कोई तो परेशान करना है जिन्होंने पैसे लुटे हुए। सर थैंक यू सो मच राना आसिफ हबीब साहब, आप तशरीफ लाए। बरकतुल्लाह साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। हमारी सिर्फ जो भी गुफ्तगू रही उसको आप दोस्तों के सवालात भी रहे, तो हुकूमत से हमारी दरख्वास्त ये है कि अवाम के साथ जो है वो एक एतमाद का जो रिश्ता है उसे बहाल करें, अवाम के लिए जो है कुछ थोड़ी सी सहूलतें और नरमी के लिए कुछ आप पॉलिसीज़ बनाएं। फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।